गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसे हम HGP के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जो हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, उसे कैसे स्टार्ट किया गया, किन लोगों ने स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, उसका मतलब उसके गोल क्या थे, क्यों इसे स्टार्ट किया गया, ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इट वाज ए प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ ऑल द DNA न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। मैंने क्या कहा? इट इज़ ए प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट the sequence of all DNA nucleotide of human beings। यदि हमें सारे DNA के न्यूक्लियोटाइड्स के इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उससे क्या फ़ायदा है? यदि कोई म्यूटेशन होता है और वो म्यूटेशन हार्मफुल है तो वो हम वहीं पे करेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा सिंड्रोम है जो कैरी आउट हो रहा है तो उसकी जगह उस सीक्वेंस को कट करके रिमूव कर लेंगे और जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द DNA है उसे हम वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इससे जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो इसीलिए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और इसमें ये कोशिश किया गया कि जितने भी DNA के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, उन्हें फाइंड आउट किया जाए। अब जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये बेसिकली एक मेगा प्रोजेक्ट था, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट इट विल टेक 13 ईयर टू कंप्लीट। जब साइंटिस्ट्स ने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो उस समय जो साइंटिस्टों ने अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया कि जो पूरा का पूरा काम करने में जो टाइम लगेगा वो 13 इयर्स का होगा। ठीक है, और इसे जिसने स्टार्ट किया था दैट इज़ US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इन दोनों ने मिलकर इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इन्हीं के साइंटिस्टों ने ये एस्टिमेट किया कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगेगा वो 13 इयर्स का होगा। अब सवाल है, जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे कैरी आउट हुआ तो इसके बारे में और जो दूसरे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं उन्हें मालूम चला और उनमें एक वेलकम ट्रस्ट है। कौन सा ट्रस्ट है? वेलकम ट्रस्ट, जो कि UK का है, ऑफ UK। तो ये बेसिकली एक साइंटिस्टों का ग्रुप है। तो वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK हैज़ ज्वाइंड दिस mega project, and after that the scientists from the Japan, France, Germany, they also joined this human genome project। तो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट जैसे जापान, जर्मनी, आपके फ्रांस, इनके जो साइंटिस्ट थे along with the UK scientist, they all have joined the mega project which was started by America। अब इसमें ये देखा गया कि जो इसका खर्च आएगा वो 9 बिलियन, विच इज़ ए वेरी बिग अमाउंट। तो इसमें इट वाज एस्टिमेटेड दैट 9 बिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर विल बी invested or will be coming in as a cost of this project, and सो 9 बिलियन तो कॉस्ट आएगा उसका। और जब ये पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके जो डाटा था
उस डाटा को स्टोर जो किया गया उसके लिए 3,300 बुक्स के अंदर ये पूरा का पूरा डाटा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डाटा था उसको स्टोर किया गया। हर एक जो बुक के पेजेस थे तो ईच पेज वॉज हैविंग ईच बुक वॉज हैविंग 1000 पेजेस। हर एक बुक में 1000 पेज था और हर एक पेज के अंदर 1000 और 1000 आपके लेटर्स थे। ये एक ऐसा एस्टिमेशन किया गया जिससे कि अनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ इतने 3,300 बुक्स के अंदर पूरे के पूरे डाटा को रखा गया और ये देखा गया कि जो पूरा का पूरा टोटल जो नाइट्रोजनस बेस पेयर फाइंड आउट हुआ वो 3 × 10⁻9 बेस पेयर्स थे। वो कितने थे? 3 × 10⁻9 बेस पेयर वेर फाउंड इनटू द ह्यूमन बींग्स। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज डाटास, इतना बुक्स, इतने पैसे, इतने साल लगे, लेकिन जब इन साइंटिस्टों ने, जो दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट थे, जब ये अमेरिकन साइंटिस्टों के साथ मिल गए तो जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था 13 साल, वो जाकर 10 साल में ही ये प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 10 साल लगे, इतने नाइट्रोजनस बेस फाइंड आउट हुए और $9 बिलियन खर्च हुआ और उनके डाटा को स्टोर करने के लिए 3,300 बुक्स लिए गए के अंदर आए और हर बुक के अंदर 1000 पेज होना और हर बुक के एक पेज पे 1000 लेटर का होना। सो दिस वॉज इंडिकेटिंग दैट दिस प्रोजेक्ट वॉज ए मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। अब सवाल ये था कि जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इसके कुछ मैथडोलॉजी होंगे हाउ टू स्टडीज द नाइट्रोजनस बेस पेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो देयर वर two approaches for finding out the nucleotide sequences of DNA। और ये दो अप्रोच कौन कौन से थे वो आपको समझना है। एक अप्रोच था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है, और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो दो अप्रोच हैं, किस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेसिस को फाइंड आउट किया गया, उसके दो अप्रोच थे। एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग था, एक सीक्वेंस एनोटेशन था। इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले समझिए। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ये कहता है कि आइडेंटिफाई ओनली दोज जीन्स और सीक्वेंसेस विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन RNA। इसमें केवल DNA के उन सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करना जो RNA को फॉर्म कर रहे होंगे। तो उस पर्टिकुलर RNA को फॉर्म कर रहा है मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो RNA को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता उसका मतलब है कि वो अनकोडेड पार्ट है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वॉज ए मैथड इन विच द finding out only those sequences of DNA which are expressing into or forming a RNA, so that is to only find out। लेकिन जो सीक्वेंस एनोटेशन मेथड था ये एक मेथड है जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन ऑफ DNA इज टू फाइंड आउट, मतलब जो एक्सप्रेस कर रहा है और जो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, बोथ हैज़ टू बी फाइंड आउट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट सेपरेटिंग आउट विच वन इज एक्सप्रेसिंग एज ए जीन एंड विच सीक्वेंस इज नॉट एक्सप्रेसिंग एज ए जीन। तो इसमें जो साइंटिस्टों ने चूज़ किया वो था सीक्वेंस एनोटेशन मैथड, बिकॉज इसमें जो गलती होने के चांसेस थे वो बहुत कम थे। तो इसी कारण से साइंटिस्टों ने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को नहीं चूज़ किया, उन्होंने सीक्वेंस एनोटेशन मेथड्स को चूज़ किया। अब इसमें उन्होंने कैसे इसको किया वो समझिए। सबसे पहले उन्होंने एक सेल लिया,
एक ह्यूमन सेल लिया, इसको करते कैसे ये समझ लीजिए। एक ह्यूमन सेल लिया और उस ह्यूमन सेल के अंदर जो कंप्लीट डीएनए है, उस कंप्लीट डीएनए को निकाल लिया गया। अब जब कंप्लीट डीएनए को निकाल लिया गया, निकालने के बाद दे वर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सीक्वेंसेस और स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो उनको जो कंप्लीट डीएनए सेपरेट आउट हुए, दे वर ब्रोकन डाउन रैंडमली इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड आफ्टर दैट they were attached to vector। और जो दो वेक्टर लिया गया YAC एंड BAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर इनको अटैच किया गया, एंड दे वर प्रिपेयर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR के लिए इनको प्रिपेयर किया। PCR एक ऐसा मेथड है जिसमें एम्प्लीफिकेशन होता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ विल बी फॉर्म्ड। अब जो वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स तोड़े गए हैं उनको इनकी मदद से खूब सारे बना दिए जाएंगे, मतलब मल्टीपल उनके कॉपीज़ बना दिए जाएंगे, जिससे कि मिस होने के जो चांसेस हैं वो सीक्वेंस मिस आउट न करें। ठीक है, तो वो चीज़ करते हैं हम। तो उसके लिए हम जो वेक्टर की मदद लेते हैं वो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, जिसे हम YAC एंड BAC भी कहते हैं। और इसको एम्प्लीफिकेशन के लिए जिस प्रोसेस के लिए ले जाते हैं, दैट इज़ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड आफ्टर दैट the fragments were sequenced by using automated DNA sequences developed into the non-overlapping fashion। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए इसके मल्टीपल कॉपीज़ बन गए, तो मल्टीपल कॉपीज़ बनने के बाद यदि वो रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब है वो कॉपी ऑलरेडी हमने सीक्वेंस आउट कर रखा है, उसका हमने रीडिंग करके डाटा निकाल लिया है, तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा और दूसरे को लिया जाएगा। तो एक नॉन ओवरलैपिंग फैशन में इसको अरेंज किया जाएगा, एंड बाय दिस वी विल बी एबल टू सीक्वेंस ऑल द DNA न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ऑल द DNA विच इज़ प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम। तो जितने भी DNA के सीक्वेंसेस हैं क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उन सभी को इस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो दिस वाज द मेथड विच वाज एडॉप्टेड बाय द साइंटिस्ट, एंड दिस वे दे हैव, this was the methodology which was adopted by the scientist to find out the sequences of the nucleotide, तो इस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को फाइंड आउट किया और उसके बाद उस डाटा को स्टोर कर लिया into the computer and into the hard copy also, and which was involving 3,300 बुक्स। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा, काफ़ी डाटा आया, तो उन डाटा को स्टोर करने के लिए काफ़ी हमें स्पेस भी चाहिए होगा। तो ये चीज़ हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने सारा कुछ फाइंड आउट किया। अब सवाल ये होता है कि इनके साइलेंट फीचर्स क्या थे? साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर ऑफ व्हाट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसमें जो कुछ साइलेंट फीचर्स थे वो हमें जानना है। इसमें सबसे पहली बात, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, दैट वाज कंटेनिंग 3 बिलियन बेस पेयर। दैट वाज कंटेनिंग 3 बिलियन बेस पेयर। वेयर एज फ्रूट फ्लाई की यदि हम बात करें तो फ्रूट फ्लाई इज कंटेनिंग 130 मिलियन बेस पेयर, which is roughly 1/24th of the total base sequences of human being। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि बेस पेयर ज़्यादा होंगे, और कोई एनिमल छोटा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कम बेस पेयर होंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज़। ठीक है,
और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वैरी करता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ फ्रूट फ्लाई का एग्जांपल दिया। लेकिन आपको एक चीज़ साइलेंट फीचर में याद रखना है कि इट वाज कंटेनिंग 3 बिलियन बेस पेयर्स, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा साइलेंट फीचर था, जो टोटल नंबर ऑफ जीनोम्स थे, टोटल नंबर ऑफ जीनोम्स, जीनोम कहने का मतलब जीन, जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स थे दैट वाज फाउंड इनटू द HGP, दैट वाज फाउंड इनटू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30,000 ओनली। तो जो टोटल जीन फाइंड आउट किए गए वो कितने थे? 25 से 30,000, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड साइलेंट फीचर था वो ये था कि लेस देन 2% ऑफ टोटल जीनोम कंटेन कोडेड रीजन, जो पूरा का पूरा जीनोम था उसका केवल 2% जीन्स, मतलब कि जो एक्सप्रेस सीक्वेंसेस थे वो होते हैं, ठीक है। विच इज़ कैरिंग, कोडेड सीक्वेंसेस कहने का मतलब है दे आर कैरिंग द इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज प्रोटीन। वो किस चीज़ की सिंथेसाइज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की वो एबिलिटी रखते हैं। तो केवल 2% टोटल जीनोम का जो है दैट वाज कंटेनिंग द कोडेड रीजन विच वाज कैरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, बस 2%, ठीक है। और तब जाकर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, जो साइज ऑफ जीनोम होता है या जो नंबर ऑफ जीनोम होता है, साइज और नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज़ अनकनेक्टेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। साइज और नंबर ऑफ जीन इज अनकनेक्टेड, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है कि यदि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है तो जीन्स भी ज़्यादा होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो वो कम होगा। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि ह्यूमन बींग्स में तो 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन फ्रूट फ्लाइज में जो टोटल होता है वो 130 मिलियन बेस पेयर होता है, जो कि 124th है। साइज़ में देखो तो बहुत ही छोटा होता है ह्यूमन बींग्स के कंपेयर में, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें बेस पेयर ज़्यादा होता है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। वैसे ही जो नंबर और साइज़ ऑफ जीन्स होते हैं वो किसी कॉम्प्लेक्सिटी पे कनेक्टेड नहीं होती है, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं होती है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है। इसके अलावा जो मोर देन 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स वेयर स्टिल अननोन, उनके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। जो 50% है जीन्स डिस्कवर किए गए थे, तो वे एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनका कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, वो आज भी नोन नहीं है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि हम देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, जो क्रोमोज़ोम है, जैसे ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स क्रोमोज़ोम होते हैं। तो 23 पेयर्स क्रोमोज़ोम होते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट क्रोमोज़ोम होता है, क्रोमोज़ोम नंबर 1, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट साइज़ का होता है। और जो आपका सेक्स क्रोमोज़ोम है, सेक्स क्रोमोज़ोम ह्यूमन बींग में मेल में जो वाई क्रोमोज़ोम है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। वाई क्रोमोज़ोम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो क्रोमोज़ोम 1 क्योंकि लार्जेस्ट है तो इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, जबकि जो वाई क्रोमोज़ोम है सेक्स क्रोमोज़ोम मेल्स के अंदर वो स्मॉलेस्ट है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कभी कभी ये पूछता है कौन सा ऐसा क्रोमोज़ोम होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स होते हैं और कौन सा ऐसा जीन होता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम है। तो मैक्सिमम आपका क्रोमोज़ोम नंबर 1 पे होता है, ठीक है, क्योंकि वो लार्जेस्ट है और उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स लाइज करते हैं। जबकि जो ह्यूमन बींग्स में मेल्स होते हैं तो मेल्स का जो वाई क्रोमोज़ोम होता है वो स्मॉलेस्ट होता है और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थे। और
ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों को समझने में मदद किया कि कौन से जीन्स क्या फंक्शन करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कौन से एक्सप्रेस सीक्वेंसेस हैं, कौन से अनएक्सप्रेस सीक्वेंसेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाके जानकारी हुई। और आज यदि आप देखो तो यदि हमें मालूम है, जैसे आपने एक फिनाइलकीटोनुरिया का डिजीज़ आपने पढ़ा इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, अब हमें मालूम है कि फिनाइलकीटोनुरिया का जो एंजाइम होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, तो उसको फॉर्म करने के लिए मान लो ये एक जीन है, तो ये जीन जब करेक्ट सीक्वेंस में होगा तब जाके करेक्ट एंजाइम बनेगा, हाँ या नहीं। अब मान लीजिए कि हमें ये मालूम है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, हम किसी इंडिविजुअल में देखते हैं सेल निकाल कर कि ये करेक्ट सीक्वेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है म्यूटेशन के कारण, तो हम इसे कट करके रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे एक स्टेम सेल के अंदर हम करेक्ट सीक्वेंस डाल सकते हैं जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और वो एंजाइम फिर जाकर फिनाइल एलेनिन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करेगा, तो वो आदमी फिनाइलकीटोनुरिया से कभी भी मतलब सफ़र नहीं करेगा। तो ये चीज़ें इसलिए की गई थी कि जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको अर्ली स्टेजेस में ख़त्म किया जा सके, और यदि हम इस तरीके से करेंगे तो वो डिजीज़ उस इंडिविजुअल के अंदर परमानेंट रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स। अब इसमें जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि उसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, उसकी मैथडोलॉजी के बारे में, और 3-4 पॉइंट आपको साइलेंट फीचर्स के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आप कोई भी सैम्पल पेपर निकाल के देख लेना, कहीं से भी क्वेश्चन आया होगा उसे देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप ईजिली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसे आप एक बार ध्यान से भी पढ़ लेंगे तो ये जो चीज़ है वो बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और बड़े आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कवर कीजिए। इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे पास प्रॉब्लम भेज सकते हैं, एंड आई विल सॉर्ट आउट सो दैट दिस कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर टू यू, ओके। तो इस वीडियो को आज मैं यहीं पे बंद करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू।